दिखाया जाता है कि अनुपमा खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। उसका रोज़ का काम होता है, जैसे पहले पूजा करना और फिर चूल्हे की पूजा करना, ये सब करके अनुपमा खाना बनाने लग जाती है। और खाना बनाते बनाते उसे कभी कभी वो बातें भी याद आती हैं जो उसके साथ पीछे हुआ है। लेकिन अनुपमा फिर सोचती है कि सब कुछ भूल कर चल काम पर लग जा। और अनुपमा रेडियो सुनते सुनते काम करती हुई दिखाया जाता है। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे होते हैं, अनुपमा काम करती है। फिर अनुपमा पानी लेने के लिए बाल्टी उठाकर जाती है। इधर दिखाया जाता है कि लीला भी बाल्टी उठाकर पानी ला रही होती है। कहती है कि सारे बाथरूमों में पानी आ रहा है, केवल मेरा बाथरूम छोड़कर, भगवान मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो। और तभी प्रार्थना आती है और कहती है कि मेरे होते हुए आप पानी लेकर जाएंगी। तो यहाँ पर बा झिड़क देती है। प्रार्थना कहती तू दूर हट जा, तू मेरी बाल्टी को टच नहीं करेगी। तो प्रार्थना कहती है कि क्या हुआ बा, मुझे ले जाने दीजिए ना। और तभी अंश आ जाता है और अंश कहता है कि बा आप इतना क्यों बिगड़ रही हैं। और बा कहती है कि अरे मेरा बच्चा। कहता है कि हाँ बा आप इतना क्यों बिगड़ रही हैं। और फिर अंश कहता है प्रार्थना को कि तुम ऑफिस की तैयारी करो, मैं देखता हूँ। और प्रार्थना कहती है ठीक है। और यहाँ पर अंश अपनी बा को कहता है कि बा आप क्या कर रही हैं, ये ऐसे कैसे बात कर रही हैं। और प्रार्थना वहाँ से चली जाती है और बा कहती है कि बेटा मैं क्या करूँ, सारा बोझ तेरे ऊपर आ गया, तो मैं ये बोझ नहीं लादना चाहती। तो यहाँ पर अंश कहता है कि ये कोई बोझ नहीं है बा, मैं आपकी बाल्टी उठाकर रख देता हूँ। तो बा रोने लग जाती है। अंश कहता है कि रो मत बा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अंश वहाँ से जाने लगता है। तभी प्रार्थना का फ़ोन आता है और प्रार्थना अपने बॉस से बात करती है और कहती है कि जी हाँ सर हो जाएगा, मैं टाइम से कर दूँगी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इस तरह से दिखाया जाता है कि प्रार्थना थोड़ी सी कॉन्फिडेंट हो चुकी है और कोई ऑफिस में जॉब कर रही होती है। और यहाँ पर अंश और प्रार्थना आपस में बात करते हैं और प्रार्थना चली जाती है और अंश अपनी बा की बाल्टी उठाकर चलता है। तभी उसका फ़ोन आ जाता है और फ़ोन पर वो किसी को इंस्ट्रक्शन देता हुआ नज़र आता है। कहता है कि आप जाइए, ऐसा करिए, मैं ऑफिस पहुंचता हूं। और इधर प्रार्थना पूजा करती है कान्हा जी की और कहती है कि हे कान्हा जी, मुझे जो लाइफ दी है उसके लिए थैंक यू। और मैं तो यही प्रे करूँगी कि इस घर के लोग हमेशा खुश रहें और उस घर के लोग भी हमेशा खुश रहें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी अनु आंटी भी हमेशा खुश रहें, वो जहाँ भी हैं अच्छी रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। इस तरह से प्रार्थना प्रे करती है। और इधर बा जो है भड़की हुई है प्रार्थना के ऊपर, कहती है कि मैं इस प्रार्थना को देखकर राजी नहीं हूँ। और बाबूजी कहते हैं कि अच्छा तू प्रार्थना जो पैसे देती है किराए के वो देखकर तो बड़ी खुश हो जाती हो, उसको देखकर खुश नहीं होती हो। अरे तुझे नहीं पता कि वो कितना सहारा बनी हुई है हमारे घर के लिए, पैसे देती है तभी तो घर चलता है। तो बा कहती है इसीलिए तो उसे झेल रही हूँ। और फिर बा कहती है कि उसके इरादे कुछ हो रही हैं, उसके इरादे तो ऐसे हैं कि वो अंश की लाइफ में आना चाहती है, लेकिन मैं उसे नहीं आने दूंगी। मैं अपने पोते की शादी कहीं और करूंगी और कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसके लिए लाऊंगी। मैं इस प्रार्थना के मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगी। तो बापूजी कहते हैं कि अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगी, पहले कर पाई हो। तो कहती है कि अब मैं करके दिखाऊंगी, देखना आपको, आप क्या कहते हैं। तो बापूजी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कहता हूँ भाई, मेरी कहाँ कहने की हिम्मत है तुम्हारे आगे। तो कहती बस ऐसे ही चुप रहना और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बापूजी कहते हैं कि तू हमेशा इस बच्ची के पीछे मत पड़ी रहा कर। तो यहाँ पर बा कहती है कि सब कुछ हैकड़ी निकल जाएगी जब मैं मेरे पोते की शादी करूँगी। अरे मेरे पोते की शादी करूँगी ना तो वो अपने आप इस घर को छोड़कर भाग जाएगी। अभी तो उसका इरादा है कि इस घर में घुसकर वो सब कुछ हथिया ले, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बापूजी कहते हैं ठीक है, तुम अपनी कोशिश करके देख लो। इधर अनुपमा की हालात दिखाए जाते हैं। अनुपमा पानी लेने के लिए जाती है क्योंकि अनुपमा एक चोल में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही होती है। और वहाँ पर एक औरत अनुपमा से झगड़ा करती है, कहती कि पहले मैं पानी भरूंगी। और अनुपमा कुछ नहीं कहती है, कहती है ठीक है आप भर लीजिए। और वो औरत पानी भरने लग जाती है और अनुपमा की तरफ ऐंठ कर देखती है, लेकिन अनुपमा उसे कुछ भी नहीं कहती है। और तभी सभी औरतों को सुनाने लग जाती है कि कोई किसी की हिम्मत है तो आकर मेरी बाल्टी हटाकर देखो। अरे किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरी बाल्टी हटा दे नलके के नीचे से। इस तरह से वो औरत अनुपमा को भी सुनाती है और कहती है कि अगर तेरी हिम्मत है तो तू मेरी बाल्टी हटा। अनुपमा कहती नहीं नहीं आप भर लीजिए, मुझे आपकी बाल्टी नहीं हटानी है। अनुपमा को बिल्कुल चुपचाप दिखाया गया है। अनुपमा किसी बात का, गलत बात का विरोध नहीं करती है और अनुपमा अपना पानी भर रही होती है। लेकिन
तभी अनुपमा की रूम पार्टनर जागृति, जिसको अनुपमा बता कर आई थी कि पानी आया हुआ है, आती है और उस औरत के ऊपर वो बाल्टी उड़ेल देती है उठाकर। और फिर वो औरत कहती है कि ये क्या किया तुमने? तो कहती कि तुम ये पानी किस लिए लेकर जा रही थी? तो वो औरत कहती है कि मैं नहाने के लिए लेकर जा रही थी। तो जागृति कहती है कि मैंने नहला दिया ना, अब वहाँ तक जाने आने की मेहनत बची और तू नहा भी ली। और वो औरत चिल्लाती है जागृति के ऊपर। जागृति कहती है कि मुझे भी चिल्लाना आता है, और जागृति बराबर में चिल्लाती है उसके ऊपर। और जागृति कहती है कि तेरी ये दादागिरी यहाँ पर नहीं चलेगी। अरे तू मराठी में मुझे कुछ कह रही है, मैं तुझे पंजाबी में सुना दूंगी ना, तो पता चल जाएगा। इसलिए तुम मराठी हो तो तुम्हारी हुकूमत यहाँ पर नहीं चलेगी। चोल में हम भी उसी तरह से किराया देकर रहते जिस तरह से तुम देकर रहती हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर दादागिरी तुम्हारी मैं नहीं चलने दूंगी। जागृति उस औरत को डांट देती है और वो औरत जागृति के साथ झगड़ा करती है। तो यहाँ पर जागृति कहती है कि कोई सुने तेरी ना सुने, लेकिन मैं नहीं सुनूंगी और मैं तेरी ये तानाशाही यहाँ पर नहीं चलने दूंगी। नंबर से पानी भरना है तो आ जाना कल से, नहीं तो मत आना, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी का नल ख़राब हो चुका है और नल ठीक होने में पता नहीं कितने टाइम लगेंगे। इसलिए तुझे टाइम से अगर पानी भरना है तो पहले आकर खड़ी हुआ कर, नहीं तो लाइन में लगकर पानी भरेगी। अगर तूने आगे से लाइन तोड़ने की हिम्मत की तो जागृति से बुरा किसी को मत समझना। और इस तरह से जागृति उस औरत को बुरी तरह से डांट देती है और कहती है कि चल फूट यहाँ से मराठन, मैं देखती हूँ कि तू क्या करती है। और यहाँ पर वो औरत जागृति को कहती है कि जागृति मैं तुझे देख लूँगी। तो यहाँ पर कहती है अभी देख लेना, मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। अरे बाद में क्या देखेगी, मैं बताती हूँ तुझे, तू बहुत ही चालबाज औरत है ना, तू गरीबों पर चलाती है ना अपना ऑर्डर, जो नहीं बोलते उन पर चलाती है ना, अब मैं देखती हूँ तुझे। और वो औरत भाग जाती है और जागृति कहती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो औरत कहती है कि छोड़ूं तो मैं भी तुझे नहीं गी। तो यहाँ पर जागृति अपनी पंजाबन होने की धौंस दिखाती है उसको और वो चली जाती है। तभी जागृति अनुपमा को कहती है कि अनुपमा तू कैसी है यार, अरे गलत के खिलाफ आवाज़ कभी उठाई है या नहीं उठाई है? तूने ज़िंदगी में कभी किसी को एक लाफा दिया है या नहीं दिया है? उसको एक लाफा जड़ के देती ना तो वो तो तेरे आगे बोलती नहीं। तो वो जागृति अनुपमा को कहती है कि तुमने कुछ किया है या नहीं किया है अपनी लाइफ में। और अनुपमा याद करती है कि कैसे अनुपमा चिल्लाई थी मिस्टर शाह के ऊपर। अनुपमा बाकी बातें भी याद करती अपनी लाइफ की, कैसे उसने किसी किसी को थप्पड़ भी मारा है और अपनी औकात भी दिखाई है। लेकिन अनुपमा याद करके रह जाती है, सोचती है कि अब वो सब नहीं करना। और अनुपमा उस बात को याद भी करती है जब उसने थप्पड़ मारा था काव्या को। अनुपमा उस बात को भी याद करती है जब उसने खरी खोटी सुनाई थी अपनी जेठानी को। अनुपमा उस बात को भी याद करती है जब उसने काव्या ने उसका मंगलसूत्र तोड़ने की कोशिश की तो अनुपमा ने उसे डांटा था। फिर अनुपमा उन बातों को भी याद करती है जब 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 उसने वनराज को डांटा था, जब जब उसने काव्या को डांटा था, उन सब बातों को याद करती है अनुपमा। और अनुपमा उन बातों को भी याद करती जब उसने गली के गुंडों को पीटा था। अनुपमा उन बातों को भी याद करती जब उसने मदद की थी राघव की। तो अनुपमा इस तरह से सारी बातें याद करती, वो बात भी याद करती जब उसने अपनी गुरु को औकात दिलाई थी। तो इस तरह से अनुपमा सब कुछ याद करती है और सोचती है कि मैंने लाइफ में सब कुछ किया है लेकिन अब और नहीं। मैंने लाइफ में लोगों की औकात भी दिखाई है, लापे भी मारे हैं और मैंने लोगों की मदद भी की है, लेकिन अब और नहीं। मैं अब किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी, चाहे कोई कितना ही गलत करता हो, चाहे कोई कितना ही ठीक करता हो। और इस तरह से अनुपमा उन सब बातों को याद करती है और सोचती है कि नहीं नहीं, अब बहुत हो गया, अब नहीं, अब कहीं गलत के खिलाफ कोई भाषण नहीं देना, कहीं गलत के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठानी, अब कुछ नहीं। और जागृति कहती तू चल अनुपमा मेरे साथ, तू हमेशा ऐसी ही रहेगी। अरे तूने पता नहीं लाइफ में कुछ किया है या नहीं किया है, मुझे तेरा इतिहास तो नहीं मालूम लेकिन तुझे तेरा भविष्य ज़रूर मालूम है। तू इस तरह से अगर आवाज़ नहीं उठाएगी तो लोग तेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वैसे वैसे भी ये मुंबई है और वैसे भी अब लोग ऐसे ही हो चुके हैं कि उनको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। अच्छे हैं तो अच्छी भाषा में और बुरे हैं तो बुरी भाषा। इधर दिखाया जाता है कि बा पूरी तरह से अंधविश्वासी हो चुकी है और पूजा कर रही होती है श्रीनाथ की। और तभी आता है प्रेम और जैसे ही बा के पैर छूता और कहता है कि बा मुझे ऑफिस जाना है, तब कहती है कि आज का मुहूर्त 7:11 के बाद का है तो तू ऑफिस 7:11 के बाद ही जाएगा। और प्रेम कहता है कि जी ठीक है बा, जैसा आप चाहें। प्रेम एक आज्ञाकारी बेटा बन चुका है अपनी बा का भी और अपने मम्मी पापा का भी। और फिर
कहता है ठीक है बा, आप जैसा कहेंगी मैं उसी तरह से जाऊँगा। तो बा कहती है कि पहले ना घर से निकलते टाइम ना दायां कदम बाहर रखना है, याद रखना। कहता है ठीक है बा, मैं याद रखूँगा। और फिर कहता है कि बा चलिए ना नाश्ता कर लेते हैं। बा कहती है कि प्रेम थोड़ा सा ध्यान से निकला कर, जैसे बोलूँ 7:11 से बाद का मुहूर्त है तो 7:11 के बाद ही निकलना है। तो प्रेम कहता है कि बा मैंने सुन लिया, मैं आपकी बात का उल्लंघन नहीं करूँगा, जैसा आप बोलेंगी वैसा करूँगा। तो ठीक बा कहती है ठीक है बेटा चलो। और फिर कहता है कि चलिए बा खाना खाते हैं, मैं नाश्ता करके मुझे ऑफिस भी निकलना है। बा कहती है कि चलो बेटा चलते हैं। और यहाँ पर बा और प्रेम मुस्कुराते हंसते हुए बात करते हुए नाश्ते की टेबल की ओर जाते हैं। और यहाँ पर बा थोड़ी सी प्रेम के साथ खुश होती हुई दिखाई देती है। इधर अनिल और गौतम पहले ही बैठे हैं खाना खाने के लिए। और फिर बा आ जाती है प्रेम के साथ, उधर से पराग आ जाता है। और पराग किसी से के साथ ज़्यादा बात नहीं करता है। और पराग दूसरी कुर्सी पर बैठता है जो कि हेड ऑफ़ द फैमिली होती है, उस कुर्सी के ऊपर नहीं बैठता। तो प्रेम याद करता है कैसे पराग पहले इस चेयर पर बैठता था। तो भी प्रेम कहता है कि पापा आप तो यहाँ बैठते थे हमेशा, वहाँ क्यों बैठे हैं। तो फिर प्रेम पराग कहता है कि बेटा ज़िंदगी ने ऐसा घुमा दिया है ना कि कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ बैठे क्या करें। अब ज़िंदगी ने ही घुमा दिया तो हमें घूमने में क्या ही दिक्कत है। तो प्रेम कहता है कि नहीं पापा, वो आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह ये है। ज़िंदगी ने घुमा दिया है, लेकिन ज़िंदगी उतार चढ़ाव देती है, लेकिन जीना इंसान को नहीं भूलना चाहिए, अपनी पहचान नहीं भूलना चाहिए। इसलिए आप भी अपनी पहचान मत भूलिए और ये चेयर छोड़कर उस चेयर पर आ जाइए। तो इस तरह से प्रेम अपने पापा को समझाता है। तो पराग मान जाता है, कहता है ठीक है बेटा। और बात सोचती है कि कम से कम प्रेम तो हमारा आज्ञाकारी बेटा बन गया, आर्यन तो चला ही गया। और प्रेम पराग को उस दूसरी चेयर पर बिठा देता है और उसी तरह से उसी अंदाज में बिठाता है जैसे वो पहले बैठता था। और कहता है कि पापा आप पहले वाले अंदाज में ही रहिए, आप ऐसे मत बनिए। और अनिल भी सोचता है कि हाँ प्रेम अपने पापा को इस तरह की सेवा देगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर पराग अपने बेटे को कहता है कि थैंक यू बेटा। और बा भी कहती है कि चलो चाय दे देती हूँ दोनों को। और बा दोनों को एक कप चाय भर के आधा कप उसको प्लेट में पकड़ा देती है, आधा कप में पकड़ाती है ताकि बाप बेटों का प्यार बना रहे। और इधर गौतम कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट चेक कर रहा होता है और इधर पराग और प्रेम दोनों चाय लेते हैं और चाय पीने लग जाते हैं। और बा दोनों को देखकर खुश होती है। तभी गौतम कहता है कि प्रेम तूने अभी से पेमेंट रिलीज क्यों कर दी है, अरे पेमेंट को तो पहले रोक कर रखना था, उसके बाद रिलीज करना था। तभी प्रेम कहता है कि मैंने अपने पापा से सीखा है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को टाइम पर पेमेंट नहीं देंगे तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पेमेंट रिलीज कर दी है। और हाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख रहा हूँ ना मार्केटिंग और सैलरी और पेमेंट रिलीज कब करना है ये सब मैं देख रहा हूँ, तो ये सब मेरा काम है, इसलिए आप परेशान मत होइए, आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मेरे काम के बीच में बोलने की आपको आवश्यकता नहीं है। और प्रेम ये कहकर चाय पीने लग जाता है। तभी गौतम को बहुत बुरा लगता है कि प्रेम उसको इस तरह से डांट रहा है। और गौतम अपनी मोटी बा यानी अपनी दादी सासू कहता है कि प्रार्थना के जाने के बाद मैं आपकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पर रुका था, लेकिन आप देख रही हैं ना कि हर रोज़ मेरी कोई ना कोई बेइज्जती करता है और आज प्रेम ने तो आपके सामने मेरी बेइज्जती की है, इसी आप कुछ करती क्यों नहीं है। तभी वसुंधरा कहती है कि दामाद जी हम करेंगे, आपके लिए ज़रूर करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे कहने पर रह रहे हैं, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, मैं मौका देखकर सब कुछ कह दूंगी। और यहाँ पर प्रेम देखता है कि आ गई है ख्याति डांटती हुई और कहती है ख्याति कि अभी तक नाश्ता क्यों नहीं लगा, नाश्ता की टेबल खाली क्यों है, इतनी देर हो गई, इतनी सब काम को ही लेट करती है राही। और इस तरह से राही के ऊपर डांट पड़ती है। तभी आ जाते हैं मीता और बादशाह नाश्ता करने के लिए। और मीता अनिल के पास बैठती है गुड मॉर्निंग करके। और यहाँ पर राही भागी भागी नाश्ता लेकर आती है और कहती है कि चलिए चलिए नाश्ता सर्व कर देती हूँ सबको।
राही ने उपमा बनाया होता है सबके लिए और फिर राही कहती है जल्दी जल्दी सब लोग नाश्ता कीजिए। तभी वसुंधरा कहती है कि उपमा, हमारे घर में उपमा तो कोई नहीं खाता है। और राही जो है यहाँ पर सभी को बड़े प्यार से नाश्ता सर्व करती है, चाहे प्रेम है, चाहे बादशाह है, चाहे मीता है, अनिल है, चाहे पराग है, सबको प्यार से नाश्ता सर्व कर रही होती है। लेकिन तभी वसुंधरा का जवाब देते हुए ख्याति कहती है कि उपमा मेरी बहू को बहुत पसंद है। इधर अनुपमा की ज़िंदगी दिखाई जाती है क्योंकि अनुपमा पेइंग गेस्ट रहते हुए एक बावर्चन बन चुकी है, क्योंकि अनुपमा उन दोनों लड़कियों का खाना भी बनाती है जो उसके साथ रहती हैं और इस तरह से अनुपमा टिफ़िन सर्विस भी देती है। तो अनुपमा पूरी तरह से बावर्चन बन चुकी है, लेकिन अनुपमा की यादें जा नहीं रही होती है। अनुपमा को अब भी लगता है कि कोई पीछे से उसे कह रहा है कि तुमने हमारे आर्यन का खून किया है। जागृति अनुपमा को कहती है कि अनु मेरा टिफ़िन जल्दी तैयार कर दो, और अनुपमा आगे बढ़ने लग जाती है। लेकिन उसको ख्याति दिखाई देती है, कभी राही तो कभी प्रेम तो कभी गौतम दिखाई देते हैं और अनुपमा को वही बातें सुनाई देती हैं। तो अनुपमा अपने कान बंद कर लेती है और कान बंद करके खुद से बोलने लग जाती है, कहती कि नहीं अनुपमा, पुरानी बातों को नहीं सोचना है, अनुपमा मत सोच। लेकिन अनुपमा को आवाज़ें सुनाई देना बंद नहीं होती हैं। फिर अनुपमा कहती कि नहीं नहीं अनुपमा, तुझे ये सब नहीं सोचना है, तुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तू बढ़ अनुपमा, तू ये सब नहीं सोचेगी। अनुपमा प्लीज़ खुद को संभाल, अगर खुद को नहीं संभालेगी तो फिर ये चीज़ें तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए अनुपमा पास्ट को नहीं सोचना चाहती है। और इधर दिखाया जाता है कि सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और बा फिर से पूछती है कि अरे उपमा कौन खाता है हमारे घर में। तभी ख्याति कहती है कि आपने सुना नहीं, मैंने कहा मेरी बहू। तो फिर यहाँ पर बा सोचने लग जाती है कौन सी बहू की बात कर रही है। तो कहती मेरी बहू माही को उपमा बहुत पसंद है, इसलिए स्पेशल उसी के लिए बना है। तभी माही वहाँ पर आती है वेल मैनर्स तैयार होकर अच्छे से और सबको गुड मॉर्निंग कहती है और अपनी सास को भी कहती है गुड मॉर्निंग माँ। और सास बड़े प्यार से अपने पास बिठाती माही को और कहती कि सारा दिन कितना काम करती है, अच्छे से खाना खा। और यहाँ पर राही माही को खाना परोसती है और फिर कहती है कि आप सब लोग नाश्ता कीजिए, जो भी ज़रूरत हो मुझे बताइए। तभी माही कहती है कि राही तुमने नमक आज फिर से ज़्यादा कर दिया, देख कर बनाया कर खाना। तभी राही कहती है कि कर रही हूँ कोशिश, मैं बनाने की कोशिश तो अच्छे से कर रही हूँ, पता नहीं फिर नमक तेज़ हो ही जाता है मुझसे। और तभी ख्याति राही पर टोंट मारती है, कहती है कोशिश ही करती रहेगी, कितने महीने हो गए अब तो कोशिश ही कर रही है, कभी आज तक टाइम पर और अच्छा खाना इस घर में नहीं बन पाया है, पता नहीं इस घर का क्या होगा। आजकल वसुंधरा ख्याति को जवाब नहीं देती है, लेकिन कहती है घर में 3 बहुएं हैं और 2 बहुएं काम करती हैं, एक बहू ऑफिस का काम करती थी, एक नाश्ता बनाती है, लेकिन तीसरी बहू का तो वो भी सुख नहीं है। तो यहाँ पर मीता कहती है कि अरे बा क्या करेंगी आप ये सब कह कर, मेरे बेटा और बहू खुश है ना। तो यहाँ पर वसुंधरा कहती है कि खुश तो है लेकिन घर का काम तो नहीं करते हैं, ना ही ऑफिस का ना ही घर का। तो फिर मीता कहती है कि मेरे बेटा बहू हैं तो सही, यानी मीता का ताना ये है कि आर्यन की तरह मेरा बेटा चला तो नहीं गया सबको छोड़कर। और यहाँ पर वसुंधरा कुछ नहीं बोलती है, चुप हो जाती है मीता की बातों पर। और मीता की बातों का सबको बुरा लगता है, यहाँ तक कि गौतम भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा क्या बदलाव आया कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और तभी सब लोग सोचने लगते हैं आर्यन की मौत के बारे में। और यहाँ पर ख्याति एकदम से डर जाती है आर्यन की मौत के बारे में सोचकर। तो प्रेम ख्याति का हाथ पकड़ता है और सांत्वना देने की कोशिश करता है। इधर कांपने लग जाता है पराग। तो यहाँ पर राही आकर पराग को संभालती कहती पापा पापा आपको क्या हो गया, पापा ऐसा मत करिए, पापा आप थोड़ा सा संभालिए खुद को। और माही की आंखों में पानी आ जाता है, निमिता सबको रुला देती है कहकर कि मेरे बेटा बहू है तो सही। और यहाँ पर ख्याति भी रोने लग जाती है। इधर जागृति अनुपमा के खाने की फैन बन चुकी है और कहती है कि अनुपमा बैंगन का भरता मत डालना भूलना, अरे तेरे खाने की इतनी तारीफ़ करता है मेरा बॉस, तेरा बनाया हुआ खाना खिला खिला कर ना मैंने ना अपने बॉस से अपना जो है वो प्रमोशन ले लिया है। तेरा खाना बहुत ही अच्छा है, तेरे खाने ने कमाल कर दिया, मेरे बॉस को ना लट्टू बना दिया है। और यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो कहती है जागृति को, जागृति तू ये सब ना लड़कों को
पटाना बंद कर दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। तो यहाँ पर जागृति कहती है कि क्या बुरा है, अरे इन लड़कों से जितना खेला जाए उतना कम है। जागृति को दूसरी लड़की कहती है कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जागृति कहती है भारती तू ना ये सब मत सोच, तू अभी भी वैसी की वैसी मिडिल क्लास से रह रही है। अरे आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि इन लड़कों को ढील दी जाए, अरे सारे लड़के एक से होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आज तू भी अपना बॉयफ्रेंड जो देखने जा रही है ना अपना रिश्ता, तो उसको बड़ा ध्यान से देखना कि वो कैसा है। और यहाँ पर अनुपमा से बीच में बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा कुछ नहीं बोलती है। तो अनुपमा कहती है कि अनु आज तक तू कुछ भी नहीं बोली है, अरे यार कुछ तो बोला कर। तब अनुपमा मराठी में कुछ कहती है, तब दोनों कहती हैं कि अच्छा बड़ी अच्छी मराठी सीख गई हैं आप कुछ ही दिनों में यहाँ पर। और दोनों की बहस हो जाती है बॉयफ्रेंड को लेकर। तब जागृति कहती है कि ठीक है भारती, तू जैसा चाहती है वैसा ही करे, तुझे लड़का मिलना चाहिए तेरी पसंद का। तो यहाँ पर भारती कहती है कि मैं लड़का देखने जा रही हूँ, लड्डू पसंद करने नहीं जा रही हूँ कि इसको चेक करूँगी खा कर। तो भारती कहती है कि आजकल इन लड़कों को चेक करना बनता है, यानी दोनों अपोजिट विचारों की है। भारती बड़े ही सॉफ्ट विचारों की लड़की है और वो किसी का फ़ायदा उठाना नहीं जानती है, बिल्कुल अनुपमा की तरह सीधी सादी है। और अनुपमा से कहती भी है कि अनु हमें ऐसे ही रहना चाहिए ना। तब की जागृति जो है वो दबंग और थोड़ी सी मॉडर्न विचारों की और कहती है कि लड़कों का जितना फ़ायदा उठाया जाए उतना कम है, यानी लड़कों के मामले में दोनों की सोच अलग है और दोनों ही अपनी अपनी राय अनुपमा के आगे रखती है। लेकिन अनुपमा किसी को कुछ नहीं बोलती है। अनुपमा ने आजकल बोलना बंद कर दिया है, किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती है। अनुपमा यहाँ पर टिफ़िन सर्विस देती है और लोगों को खाना खिलाती है, कुछ लोगों को अनुपमा फ्री में भी खाना खिलाती है। अनुपमा को बीच बीच में वही बातें याद आने लग जाती हैं, आर्यन को तूने मारा है और इस तरह की बातें अनुपमा को कभी ख्याति दिखाई देती तो कभी माही तो कभी राही सभी दिखाई देते हैं। और यहाँ पर दोनों कहती हैं, जागृति भी और भारती भी, कि ये अनु तू कहाँ खो गई। अनुपमा को से पूछने की कोशिश करती हैं कि तुम्हारे पीछे कोई है क्या। तो अनुपमा उन दोनों को मना कर देती, कहती है कि मेरे पीछे कोई नहीं है। तभी जागृति कहती ठीक है मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया। अनुपमा यहाँ पर उदास हो जाती है तो भारती अनुपमा को संभालने की कोशिश करती है। जागृति कहती है कि अपना बैग नया क्यों नहीं लेती, तो अनुपमा कहती सील लूंगी। और इस तरह से अनुपमा की हालत जो है अच्छी नहीं होती। इधर दिखाया जाता है कि राही सभी का टिफ़िन पैक कर रही होती है और स्माइली बनाती है राही। और राही टिफ़िन पैक करते करते कभी हाथ जलवा लेती है तो कभी कुछ और फिर राही पर्ची लिखती है प्रेम को। और राही भी प्रेम का प्यार पाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम ज़्यादा वक्त बिजनेस को देने लगा है, राही को नहीं। राही से प्रेम बहुत दूरियां बना कर रखता है और राही को ये सब खल रहा होता है। लेकिन तभी राही को हिचकी आने शुरू हो जाती है। तभी राही कहती है कि क्या मम्मी मुझे याद कर रही है। और इधर अनुपमा को भी हिचकी आने शुरू हो जाती हैं। अनुपमा को बार बार हिचकी आती है तो अनुपमा पानी पीती है और पानी पीते पीते सोचती है कि मुझे कौन याद कर रहा होगा, मुझे तो सभी नफरत करते हैं, मुझे याद करने वाला कौन है। और इस तरह से अनुपमा सोचते हुए गिलास रख देती है और फिर अनुपमा अपनी स्माइली बनाने लग जाती है। अनुपमा को फिर से वही यादें ताज़ा हो जाती हैं जब वो स्माइली बनाया करती थी राही के लिए और कहती थी कि मेरी राही को और मेरे प्रेम को ये बहुत ही पसंद था। तो यहाँ पर राही जो है स्माइली देखती कहती है कि ये मम्मी आप मेरे लिए बनाती थी, हमेशा मुझे बहुत पसंद थी और मैं प्रेम के लिए बनाती हूँ ताकि प्रेम का प्यार पा सकूँ। आजकल प्रेम मुझे वक्त नहीं देता है मम्मी, बस प्रेम बिजनेस में ही बिजी रहता है। इधर अनुपमा सोच रही होती है कि मैं अपनी बेटी के लिए बनाती थी और वो मेरी बेटी खाकर कितना खुश होती थी। राही के हाथ में गरम कढ़ाई लग जाती है। तभी प्रेम आता है और कहता ध्यान रखा कर राही अपना। और फिर कहता है कि आज शाम को ना हम डिनर पर जा रहे हैं, तो तुम एक्साइटेड तो होगी ना कि बहुत दिनों बाद जा रहे हैं। तो राही कहती है कि हाँ हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज हम बहुत दिनों बाद बाहर जा रहे हैं। तो प्रेम कहता है कि तुम तैयार रहना, मैं बाहर से ही तुम्हें लेकर चला जाऊँगा। और राही बड़ी ही खुश होती है, कहती है कि थैंक यू प्रेम। प्रेम कहता है थैंक यू किस बात का। तो कहती है कि मुझे समझने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए। और यहाँ पर प्रेम कहता है कि कोई नहीं, हम शाम को चलते हैं, वहाँ पर बातें होंगी, हम ढेर सारी बातें करेंगे और दोनों डिनर करके आएंगे। तो राही कहती है ठीक है प्रेम, मैं तैयार हो जाऊंगी तुम्हारे आने से पहले ही। और तभी बीच में ही आकर माही बोलती है कि प्रेम चले, क्योंकि माही काम करने लग जाती है ऑफिस में जाकर प्रेम के साथ। और प्रेम कहता है कि ठीक है चलते हैं।
प्रेम राही को कहता है कि ठीक है शाम को मिलते हैं, ये कहकर वहाँ से चला जाता है और राही प्रेम के पीछे पीछे जाती है और फिर सोचती है कि मम्मी आप पहले सब कुछ करती थी, किचन का भी करती थी, घर का भी, मुझे भी संभालती थी और ऑफिस भी संभालती थी, पापा को भी संभालती थी, कैसे कर लेती थी आप ये सब। मुझसे तो एक चीज़ संभालती दूसरी बिगड़ जाती, दूसरी संभालती तीसरी बिगड़ जाती है, मुझसे संभाला ही नहीं जा रहा है, मैं घर संभालूँ या अपने आप को संभालूँ। मम्मी मैं सब कुछ संभालते संभालते अपने आप को भूल चुकी हूँ। पता नहीं आप कहाँ हैं और इस वक्त क्या कर रही होंगी, पता नहीं आप मुझे याद भी करती हैं या नहीं करती हैं। मम्मी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आई लव यू मम्मी, आई मिस यू मम्मी, और इस तरह से अपनी माँ को याद करती है। इधर दिखाया जाता है कि अनुपमा और भारती बाहर जा रहे होते हैं और भारती कहती है कि अनुपमा ताई आप ना बहुत काम करती हैं। तो अनुपमा भारती को कहती है कि थैंक यू। तो कहती है कि थैंक यू किस बात का ताई। तो अनुपमा कहती है कि मुझे सहारा देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। तो फिर कहती कि अनुपमा ताई यहाँ पर किसी को किसी का के सहारे के साथ की ज़रूरत नहीं होती, बम्बई है, अरे यहाँ पर खड़ा होकर थैंक यू कौन बोलता है, इतना काम होता है यहाँ पर, इतना बिजी शहर है और आप मुझे खड़े होकर थैंक यू बोल रही हैं। अरे ताई आप भी तो कोशिश कर रही हैं ना इस शहर के तौर तरीके सीखने के, इस शहर में रहा कैसे जाता है, कमाया कैसे जाता है, आप भी तो ये सब कर रही हैं ना, और इतनी मेहनत करती हैं आप और उसके बाद आप भूखों को खाना खिलाती हैं, कितना अच्छा पुण्य का काम कर रही हैं। तो अनुपमा कहती है कि बस वो तो ऊपर वाला करवा देता है और मैं कर लेती हूँ। भारती कहती है कि आपने कुछ ही महीनों में ना काफ़ी कुछ अच्छा सीख लिया, यहाँ पर काफ़ी कुछ इस शहर के तौर तरीके, बोल चाल और यहाँ तक कि रहा कैसे जाता है और कितना फास्ट कैसे काम करना है, आपने भी तो बहुत कुछ सीखा है। केवल हमारा रोल नहीं है इसमें, आपका भी बहुत ही अच्छा रोल है। अरे आप भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहती हैं, इसीलिए तो सब कुछ कर रही हैं। और फिर कहती ताई एक बात पूछूं, आपके पीछे क्या कोई नहीं है। और अनुपमा फिर से याद करने लग जाती है अपने अनुज को कि वो पहले मुंबई आई थी तो कैसे खुश थी और अब मुंबई आई है तो कैसे उसे गुजारा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भारती कहती है कि ताई आप पहले मुंबई आई हैं क्या। लेकिन यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है और अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि अनुपमा ट्रेन में है और ट्रेन में एक बच्ची डांस कर रही होती है। तो अनुपमा कहती है कि नहीं नहीं, घुंघरू नहीं, जब सब कुछ छोड़ ही दिया तो कला को भी क्यों अपनाना, कला को भी छोड़ ही देना चाहिए। इस तरह से अनुपमा अपने आप को घुंघरू से दूर करने की कोशिश करती है और फिर याद करती है उस बात को जब उन लोगों ने उसे नचाया था आर्यन का नाम लेकर। और इधर राही को पराग कहता है कि बेटा ये लो तुम अपनी डांस एकेडमी बनाओ, तुम अपनी डांस एकेडमी बनाना चाहती थी ना। तो कहता है कि आंसू इतने मत बहाओ कि उसमें खुद के सपने खो जाएं, अरे आंसू इतने ही बहाओ जितने ज़रूरत हो, तो इसलिए अपने सपनों को मत मरने देना बेटा, ये लो तुम अपनी डांस एकेडमी खोल लो। और आशीर्वाद दे देते हैं राही को। और इधर अनुपमा कान बंद करके बैठ जाती, कहती है अब नहीं, अब डांस नहीं, मैं अब डांस नहीं करूँगी और ना ही देखूँगी। अनुपमा अपने कानों को बंद करती है, घुंघरूओं की आवाज़ को ना सुनने का प्रयास करती है और इधर राही अपने घुंघरू निकाल लेती है और अपनी माँ को याद करती है, कैसे याद डांस करती थी दोनों माँ बेटी। और अनुपमा ये सोचती है कि ये घुंघरू मेरे पीछे क्यों लग गए हैं, ये आवाज़। और यहाँ पर राही घुंघरूओं को देखती है, कहती है कि मम्मी आप कहाँ हो। तो इस तरह से दोनों माँ बेटी एक घुंघरू के पास जाने की कोशिश करती है और एक दूर जाने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों अनुपमा खाना बनाने का काम करके अपना गुजर बसर करती है, तो क्या अनुपमा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और क्या राही की मुश्किलें बढ़ाएगी ख्याति, ये सब देखने को हमें मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।